अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। पाकिस्तान में ये एक ओपन सीक्रेट है कि सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो जो तनख्वाहदार तबका है उस पर पड़ता है। तनख्वाहदार तबके पर कैसे बोझ पड़ता है? एक तो जो उनका एट सोर्स टैक्स हुकूमत डिटेक्ट कर लेती है, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और भरमार है टैक्सों की, उसकी वजह से भी जो आम तनख्वाहदार जो तबका है, वो सरकारी मुलाजमीन भी हैं, जो निजी शोबे में काम कर रहे हैं, वो भी मुतासर होते हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे आदाद शुमार शेयर करेंगे जो यकीनी तौर पर बहुत हैरान कुन भी हैं और एक लम्हा फिक्रिया भी है कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात आखिर हैं क्या, कि जिस पर बोझ पड़ा है उस पर आप मजीद बोझ डालें। तो शहबाज, ये आप ही की स्टोरी थी कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपने आदाद शुमार हैं, पिछले माली साल जो कंक्लूड हुआ उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसने कुल मिला के कोई 264 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में दिया। लेकिन इसमें सबसे जो एस्टॉनिशिंग बात है कि ये जो नंबर है ये 200% ज्यादा बनता है अगर आप मिला लें जो पाकिस्तान के अरबपति एक्सपोर्टर्स हैं और जो रिटेल सेक्टर है जहां पे करोड़ों अरबों का बल्कि खरबों का कारोबार होता है। तो ये डू यू थिंक ये सरप्राइजिंग है ये नंबर, या जो हमारे फैसला साज हैं उनको ये पता है लेकिन कुछ करना नहीं चाहते? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर कामरान। एक तो ये कि जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर हर साल बोझ पड़ता है, दैट इज वन एस्पेक्ट, वो हमेशा से रहा है। और दूसरा, जब इनके ऊपर हुकूमत कोई भी हो, खासतौर पर ये PMLN की हुकूमत, जब इनके ऊपर दबाव आता है कि आप अपनी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी कलेक्शन को बढ़ाएं, तो बजाय ये रिटेलर्स की तरफ जाने के, बजाय ये होलसेलर्स की तरफ जाने के, बजाय ये एक्सपोर्टर्स की तरफ जाने के जिनकी टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ये तनख्वाहदार तबके की तरफ मुंह कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि वहां पे कोई आवाज नहीं है, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है, उनके अंदर कोई अलायंस नहीं है कंपेयर टू दैट। अच्छा, अब इसमें चूंकि तनख्वाहदार तबके में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल होते हैं तो उनको कॉम्पनसेट तो ये कर देते हैं, तनख्वाह में इजाफा कर दो, जितना इजाफा करते हैं उससे टैक्स स्लैब चेंज होती है और अक्सर जो ज्यादातर इजाफा वापस ले लेते हैं टैक्सेस में। तो ये कि इन्होंने एक पिछले काफी अरसे से ये सिलसिला एक शुरू हुआ है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पिछले एक साल में, पिछले साल जून में भी इसी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ाया। अभी फिर दोबारा इसी हुकूमत को ये जाता है एजाज कि उन्होंने फिर जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबके का बढ़ा दिया और ऐसे वक्त में बढ़ा दिया जब जो परचेजिंग पावर है वो तनख्वाहदार तबके की ज्यादा अफेक्ट हुई है, वो ज्यादा मुतासर हुई है। तनख्वाहदार तबके के पास कोई सेकंड, अक्सर के पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं है, वो जो उनकी सैलरी होती है। और इसमें एक और जो प्रॉब्लम ये है और जिसकी वजह से इसकी जो टैक्सेशन है उसका निज़ाम ही, तरीक़ेकार ही गलत है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स या जो उसमें इंडिविजुअल्स हैं। जो तनख्वाहदार तबका है उसकी जो ग्रॉस, जो कुल उसकी सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, जो उसकी पे स्लिप के ऊपर होती है, उसके आमदन के हिसाब से उसके ऊपर एक टैक्स ले लिया जाता है। उसको कोई भी खर्चा उसके अंदर से माइनस करने की इजाजत नहीं होती। देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें होता है, बट वो इन जनरल वो जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कंपेयर टू दैट बाकी जो लोग हैं, जितने भी शोबे हैं, कारोबारी अफराद हैं, सब हैं वो अदर देन दैट जो कि फिक्स रजीम के अंदर हैं, उनके पास ये ऑप्शन होती है कि उन्होंने अपनी आमदन कितनी दिखानी है और खर्चा कितना दिखाना है। हमें कोई इजाजत नहीं है कि हमारा जो खर्चा मेडिकल का हुआ है या दूसरा उसको हम उसमें से माइनस कर ले, अंटिल क्योंकि अलाउंसेस हमें मिलते हैं वो सेपरेट होते हैं, सैलरी का अक्सर वो हिस्सा नहीं होते। तो ये इतनी बड़ी इनजस्टिस है जिसकी वजह से अगर आप इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखें नाज़रीन, ये चीज चूंकि पिछले 2-3 दिन से ये मीडिया पे पहले भी चल रही है कि तनख्वाहदार तबके ने 264.3 अरब रुपए का जो है वो टैक्स एक साल के अंदर दिया है। और ये कंट्रीब्यूशन जो है ये चौथा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो विद होल्डिंग टैक्सेस हुकूमत इकट्ठा करती है। और इसमें जो इंक्रीज है, जो इजाफा हुआ है एक साल के अंदर आफ्टर दी जो डिपॉजिट्स हैं लोगों के बैंक के, उनके अंदर जो सबसे ज्यादा इजाफा हुआ एक साल में 106% का। उसकी दो वजूहत थी, एक तो इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए थे और दूसरा चूंकि वो शरह सूद थी बैंकों की वो बढ़ रही थी तो डिपॉजिटर्स का भी आमदन बढ़ी, तो वहां से 106% इजाफा। उसके बाद अगर किसी तबके ने सबसे ज्यादा एक साल में उसके इजाफा हुआ है वो तनख्वाहदार तबका है जिसके जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसमें 40% इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। और ये हुकूमत इस पे भी खुश नहीं थी, इसने अब दो काम किए हैं। ये बजट जो है, एक तो तनख्वाहदार तबके का जो टैक्स रेट है वो और बढ़ा दिया, दूसरा उसकी जो स्लैब्स हैं जो आमदन के हिसाब से होती हैं वो स्लैब्स कम कर दिए हैं। अब अगर 5 लाख रुपए से आपकी आमदन ज्यादा है एक महीने के अंदर तो आपका टैक्स रेट है 35%। मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शोबा है
जो 5 लाख के ऊपर 35% टैक्स रेट देता है। और ये एक बहुत बड़ी अनोमली है। और ऐसे वक्त में जब महंगाई का ये सिलसिला चल रहा है, रैकेट इन्फ्लेशन हुई है पिछले साल 38%, अब उसके ओवर एंड अबव जो महंगाई की एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 21% से लेके 22-23% की बात हो रही है, ये 39% के ऊपर है। ऐसे वक्त में हुकूमत एक दफा फिर कमर तोड़ने किसकी जा रही है? तनख्वाहदार तबके की। कामरान, आपने ये बात की, होलसेलर जो इनके बड़े बहुत ही करीब है हुकूमत के, खासतौर पर नून लीग के, 15.7 अरब रुपया। मतलब ये एक ऐसा शोबा जिसका इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 19% है उनका जीडीपी में शेयर, वो टैक्स दे रहे हैं 15.7। 100% श्योर कि ये जो सालाना जो कारोबार होता है खरबों में होगा, अरबों में भी नहीं है, रिटेल खरबों में होगा, खरबों में और सिर्फ 15 अरब रुपए। और ये और जो हमारा जो एक्सपोर्टर है उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स होती है उसके ऊपर ये 1% टैक्स लेते हैं। और रिटेलर से कितना लेते हैं? 0.5%। मेरा रेट क्या है? जो मेजॉरिटी, मेरा मैक्सिमम रेट हम सबका 35%। रिटेलर का क्या रेट है? 0.5%। एक्सपोर्टर्स का कितना रेट है? 1%। कंट्रीब्यूशन की कितनी है? 74 अरब रुपया भी नहीं है। आपने आमदन के ऊपर टैक्स देना है, आपने अपने खर्चे के ऊपर नहीं देना। ये मतलब अगर कोई ये कहे कि इनकी आमदन के ऊपर टैक्स लगेगा तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ये कहां का मजाक है? इनकी अगर आप लाइफस्टाइल्स देखें, मुझे कोई इतराज नहीं, अल्लाह ताला इनको दिया, ये जहाज भी रखे हैं, ये लेमोजिन गाड़ियां भी रखे हैं, ये मर्सिडीज गाड़ियां भी रखे हैं, लेकिन टैक्स दें। टैक्स वो इसलिए नहीं देंगे, उनकी लॉबी है। टैक्स वो इसलिए एक्सपोर्टर्स नहीं देंगे क्योंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं, वो इस हुकूमत है कि जो इलेक्शन कैंपेन्स है उसको वो फंड करते हैं। तो ये वो सारे जो इश्यूज हैं। इसमें एक और फैक्टर भी है ना, देखें जो आपने कहा कि सैलरीड क्लास पर ही बोझ पड़ता है, इसमें एफबीआर की एक तो नालायकी है क्योंकि आसान है। देखें आसान तरीका है, आपको पता है टैक्स बढ़ाना है, क्योंकि आप सैलरीड क्लास है, एट सोर्स कट करते हैं, उसमें आपको कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक रिटेलर की बात हो, एक्सपोर्टर्स की बात हो, वहां पर जो टैक्स लीकेजेस होती हैं, अगर एफपीआर है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको इनोवेशन लाना पड़ती है। और अगर आप करते भी हैं, दूसरा एक और फैक्टर भी है, ये भी आप ज़ाहिर कवर करते हैं, ये भी फैक्ट है ना कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा रिटेलर है, अगर एफबीआर वाले अगर उसको पकड़ भी लेते हैं तो अगर उसका 10 लाख रुपए लेट से टैक्स बनता है तो उसके साथ डील कर लेंगे, 5 लाख का मुकमुका कर लेंगे। ये फैक्टर भी है ना, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है ना, तो इस वजह से वो लोग आते नहीं है। तो ये आई थिंक इट्स आई डोंट नो, मतलब है कि वेकअप कॉल होनी चाहिए। और अगर आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन है, और इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अगर आप टैक्स लेते हैं आवाम से तो मकसद ये होता है कि आप रिटर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो फैसिलिटीज देते हैं। मसलन अगर आप मेरे से टैक्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे स्कूल तालीम जो है अगर बच्चों को भेजना है तो हाई स्टैंडर्ड के बनाएंगे। आपने अगर इलाज करवाना है तो आपके जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें जबरदस्त आपको इलाज मिलेगा। सरकार सिर्फ आपसे ले रही है, दे आपको कुछ नहीं रही। एफबीआर की एफिशिएंसी की बात हो रही है। इनकम टैक्स जितना भी पिछले माली साल में इकट्ठा हुआ है, जिसमें ये 265 अरब जो है वो सैलरीड क्लास ने दिया, उसका 2000 अरब या 61% किसने दिया? थ्रू कैसे इकट्ठा किया? विद होल्डिंग टैक्सेस के, जिसमें एफबीआर की जीरो है। ठीक है। और जब हम बात करते नहीं जी कि हम मॉनिटरिंग करते हैं, खाक ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं। नॉन फाइलर जो है, जिसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि उसको इस सिस्टम में लाएंगे, उसको पनिश करेंगे, वो बजाय उसको पनिश करने के उसका जो रेट उन्होंने बढ़ाया था उसको एज उन्होंने रेवेन्यू टूल यूज कर लिया। तो ये जो है कल में बात करते हैं, आपने ये कहा ना कि ये जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एक्सपोर्टर्स हों या रिटेलर्स हों, ये उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर सकते। तो एक अलायंस जरूर बना हुआ है जो तनख्वाहदार तबके को प्रोटेक्ट करे, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकास महमूद साहब। जी हमारे साथ इस वक्त वकास महमूद साहब मौजूद हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से एक अलायंस बना हुआ है ताकि उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन अभी तक तो शायद उनका अलायंस उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। तो वकास साहब, ये जो एफबीआर की तरफ से जो नंबर सामने आया है कि कैसे जो तनख्वाहदार तबका है पिछले माली साल उन्होंने 264 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में दिया, जबकि उसके मुकाबले में आप कंबाइन मिला लें जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो रिटेल सेक्टर है, ये उससे तकरीबन 200% ज्यादा जो तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स देता है। तो ये आपके लिए भी हैरान कुन है ये नंबर? देखिए, मैं जो है वो फैक्ट्स की बात करता हूँ। फैक्ट्स जो है रिटेलर्स का तो मैं इसमें कह सकता हूँ, एक्सपोर्टर्स के जो है वो के फैक्ट्स पे मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी उस पर रिसर्च नहीं है। तो एक्स रिटेलर में अलबत्ता बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज
बहुत ज्यादा वाजे जो है वो डिफरेंस है लॉ में, जो एक रिटेलर पे टैक्स लगता है और सैलरी पे टैक्स लगता है, जहां एक बंदा जो है उसी इनकम पे 30-30 लाख रुपए भी जो है वो अगर साल का टैक्स बनता है, तो वहां पे रिटेलर जो है वो उसी तनख्वाह पे या उसी इनकम पे जो है वो शायद लाख रुपए भी टैक्स नहीं देता। तो इतना वाजे डिफरेंस है। सो ये तो मुमकिन है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पे आई कांट कमेंट। अच्छा वकास साहब, खैर ये डाटा हमारे सामने एफबीआर का ही डाटा है। अगर 1% के आप खुद भी लगा लें, उनकी 27.7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, और जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर वो नंबर पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, 73 इनका 7 अरब या कितना इनकी अमाउंट है जो एक्सपोर्टर्स ने पे की है। बट द क्वेश्चन इज कि अब आपने एक अलायंस बनाया है, इस अलायंस की क्या वैल्यू है, ये कहां पे स्टैंड करता है, और क्या आप लोगों को एक्सेस है पावर कॉरिडोर्स के अंदर जहां पे आप जाके ये तनख्वाहदार तबका जो मजलूम तरीन तबका है जिसको ही बार बार मारा जा रहा है उसकी बात कर सकें? सर देखिए, इसको थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दो। ये अलायंस जो बना था कुछ 1-2 महीने पहले ही बना, 1 से 1.5 महीने पहले ही बना है, और ये सिर्फ और सिर्फ उस टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए बना है कि जो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब भी किसी टैक्स में बढ़ाने की बात आती है, IMF की तरफ से कोई बात आती है, किसी और तरीके से फिस्कल डेफिसिट आता है, तो इस तबके को जो है वो इसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है, और कहीं और से टैक्स निकालने की बात नहीं होती। इसी जो है वो इसी तबके को उठाया जाता है और इसमें से जो है मजीद जूस जो है वो निचोड़ दिया जाता है। हमारा जो अलायंस बनाने का मकसद था वो यही था कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो रविश है, इसको जो है वो चैलेंज किया जा सके। मसला हम ये समझते हैं कि इस रविश के पीछे जो गुनहगार है वो सैलरी क्लास खुद है, बिकॉज उन्होंने 70 साल में कभी इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। जब आप वो क्यों आपकी जो है वो आपकी बात को आपकी कनेक्टिविटी के हमारा मकसद जो है वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमें नाज़रीन कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज। ये कामरान अभी बहुत ही एक इनिशियल स्टेज के ऊपर ये अलायंस है। आई होप कि जब तक अगला बजट आएगा तो दे विल बी इन अ पोजीशन के ये हुकूमत को अपना व्यू पॉइंट दे सके, ये बता सके किस तरीके से ये ज्यादती है जब आप एट सोर्स उससे 35% अप टू 35% जो आप टैक्स काट लेते हो, और कोई आप खर्चा उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, कोई आपको उसका रिटर्न नहीं है, किसी चीज का कोई सर्विसेज नहीं मिलती। नाज़रीन ये जब सब कुछ हो रहा था तो एफबीआर को तो मेरा ख्याल हुकूमत को चाहिए था कि थोड़ा सा उसकी ग्रिलिंग कर लेते, उनसे पूछ लेते कि भाई ये तो चलो आपने मुस्लिम तबका इसको पकड़ लिया है, बाकियों के साथ आप क्या करें। लेकिन बजाय इसके आज से 2 दिन पहले एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है। आपको याद होगा हम बारहा जिक्र कर चुके, एफबीआर ने कोई $40 करोड़ का एक कर्जा लिया था वर्ल्ड बैंक से। उस कर्जे का मकसद ये था, कुछ बजट सपोर्ट चाहिए थी और कुछ एफबीआर का जो एक बिल्कुल एक सिस्टम जो निज़ाम है उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो मफलूज हो चुका है, उसको उन्होंने रिवैम्प करना था। वो पिछले ये 2020 का प्रोजेक्ट है, अभी तक जो रिवैम्पिंग वाला उसमें एस्पेक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उस पर कोई काम नहीं हुआ। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में इसको मॉडिफाइड एक प्रोजेक्ट, इसको रिवाइज प्रोजेक्ट कर दिया गया। इसकी जो इनिशियल लागत थी है तो $40 करोड़ का, तो उस वक्त ये कोई प्रोजेक्ट कोई 12.6 अरब रुपए का था। अब चूंकि डॉलर की जो प्राइस है वो चेंज हो चुकी है, तो पहले ये जो कोई पाकिस्तान को 12 इसके अंदर जो 8 करोड़ डॉलर का इसके अंदर जो एक कंपोनेंट है वो वाला, उसके जो रिवाइज उसकी कॉस्ट अब कर दी गई है। डॉलर में तो उतनी ही है, लेकिन रुपए में जो पहले 12.7 अरब रुपया थी वो 21.6 अरब हो गई है। अब यहाँ पे 8.8 अरब रुपया इजाफी एफबीआर को एक यहाँ पे स्पेस में लिया। ये बताने का आपको मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो 8.8 अरब रुपए की स्पेस मिली है, इसमें से 2 अरब रुपया नाजरीन अब 155 गाड़ियां, जो आपसे कुछ अर्सा पहले हमने खबर की थी हुकूमत ने वो गाड़ियां खरीदने के लिए मना कर दिया था एफबीआर को, वो सिलसिला रुक गया था। अब वो 155 जो गाड़ियां हैं उसकी खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। एक्निक ने इसकी मंजूरी दी है और इसको मोबाइल फैसिलिटेशन सेंटर्स का नाम दिया गया ताकि मीडिया की नजर से इससे बचा जा सके। बहरहाल चलें, मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एफबीआर की बात चल रही है, तो एफबीआर में ब्रेक में जब वापस हम आएंगे तो बात करेंगे 53 अरब रुपए के घपले की, फ्रॉड की, टैक्स में जो हुआ है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एफबीआर के ऊपर ही हमारा फोकस है। एक और स्टोरी अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे और वो ये है कि एक तरफ एफबीआर नाकाम है
कि जिन लोगों से उनको टैक्स लेना चाहिए उनसे वो टैक्स ले नहीं रहे, तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बात हो रही है टैक्स फ्रॉड की। तो शहबाज, ये क्या स्टोरी है कि 53 अरब रुपए टैक्स फ्रॉड की बात हो रही है? क्योंकि मैं जरा मेरी जुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि नंबर ये छोटा नहीं है। तो ये क्या कहानी है? कहाँ बड़ा नंबर है कामरान? ये से तो बड़े बड़े फ्रॉड्स एफबीआर में होते हैं, पता नहीं चलते। ये अरबों अरबों का आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? मसला ही कोई नहीं है। मतलब जिस किस्म के वहां पे स्कैंडल सामने आ रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ चीजें हम रिपोर्ट कर सकते हैं जिनका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, हम उसका कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो इसका मतलब है बिफोर दिस कि आप ये स्टोरी शेयर करें, क्योंकि ये पहले भी असेसमेंट्स आती रही कि जो पाकिस्तान की करंट एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्शन है शायद इफ नॉट 100% शायद 50% पोटेंशियल से कम है। मतलब इजीली अगर थोड़ा सा ये लीकेजेस को रोका जाए, थोड़ा सा रिफॉर्म्स हो, तो हम इजीली ये नंबर इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो इसमें टैक्स चोरी होती है, वो एक सेपरेट चीज है, और एक जो पोटेंशियल है, जैसे ज़राअत के शोबे से आप टैक्स ले सकते हैं, आप नहीं ले रहे, आप ताजरों से टैक्स नहीं ले रहे, वो पोटेंशियल है। वहां पे चोरी नहीं है, वहां पे आपके लॉज इतने वीक हैं, हुकूमत कंप्रोमाइज होती है, तो वो उस वजह से आप मतलब अगर आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो एफबीआर की कोई 9 साढ़े 9 बार डील कर लेते हैं, वो भी है जो बाहर से डील कर लेते हैं। पर नाज़रीन, ये एक फ्रॉड जो है, ये एक यूनिक किस्म का फ्रॉड है। ये इसी हफ्ते सामने आया जब 24 जुलाई को एफबीआर ने एक अपने जो फील्ड फॉर्मेशंस थी उनको इंटीमेट किया कि हमने जो ऑडिट किया, डेस्क ऑडिट हुआ है, और ये ऑडिट किस चीज का हुआ था कि जो टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपने माहाना सेल्स टैक्स के गोशवारे जमा करवाए और उन गोशवारों में उन्होंने जो टैक्स की एडजस्टमेंट्स मांगी, 2 तरह के रिफंड्स पे होते हैं। एक जो एफबीआर, अगर आपने टैक्स ज्यादा अदा कर दिया तो एफबीआर आपको कैश में आपका रिफंड वापस कर देता है। दूसरा ये होता है कि आपके जिम्मे एज अ टैक्स पेयर एक लायबिलिटी होती है, आप उस लायबिलिटी को सेटल करवाने की बजाय, उसको पे करने की बजाय उसको सेटल करवा लेते हो आपके जो पहले कोई आपने टैक्स पे किया होता है उसके अगेंस्ट। तो यहां पे 53 अरब रुपए की जो टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं वो कुछ टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने ली हैं। ये तकरीबन 8000 केसेस हैं जिसमें ये 53 अरब रुपए का फ्रॉड सामने आया। ये फ्रॉड बड़ा यूनिक है। ये जो इन्होंने टैक्स एडजस्टमेंट्स ली हैं, ये ली है अगेंस्ट जो कॉटन, आपकी जो कपास पैदा होती है उसकी जब जिनिंग होती है फैक्ट्रियों में, तो जिनिंग के अगेंस्ट वो अपना जो टैक्स का जो रिफंड है वो क्लेम करते हैं। अब नाज़रीन, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, यूनिक एस्पेक्ट है कि जिन अफराद को ये 53 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया एफबीआर की तरफ से, वो एफबीआर के अपने जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक उनका ना तो कॉटन जिनिंग से कोई ताल्लुक है और ना ही वो कॉटन की खरीदारी में उनका किसी किस्म का कोई रोल है। ऐसे अफराद को 53 अरब रुपए की टैक्स एडजस्टमेंट दे दी गई जो जिनका टेक्सटाइल के सेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। इससे बड़ी जो है मेरा ख्याल को एफबीआर की नाहिली, चाहे आप उसको कह लें कि उसके आईटी सिस्टम इतने वीक थे, इंटरनल कंट्रोल्स इतने वीक थे, या उनके अफराद इसमें मुलविस थे, कोई भी वजह हो, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इस बात की भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले बहुत सारे ऐसे मामला जो हैं जो इस किस्म के सामने आए थे उसकी तरह इसको भी दबा दिया जाएगा। एफबीआर की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके जो चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए इस हफ्ते, उनको एक बड़ी प्रॉपर एक फेयरवेल दी गई, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद शिरकत की। जिस दिन उनको फेयरवेल दी गई उसी दिन ये खबर छपी हुई थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। बहरहाल ये हमारे वजीर खजाना की चॉइस है कि वो जाकर उनको अप्रिशिएट करें या उनसे पूछते कि ये 53 अरब रुपए का जो फ्रॉड है आपकी नाक के नीचे कैसे हुआ। कामरान, ये इतना ग्लेरिंग केस है और मैं ये मान ही नहीं सकता। मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो ये जो फ्रॉड है ये कैसे एक तो मंजरेआम पे है, और इसके मंजरेआम आने के बाद देखें ये चीज क्लियरली आप कह रहे हैं कि जो एफबीआर की अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे ये शो होता है कि ये लोग एलिजिबल नहीं थे जो एडजस्टमेंट करवाई है उन्होंने। इस खबर के आने के बाद या इस फ्रॉड के डिटेक्ट होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या हो रहा है? देखें, ये जो फ्रॉड है डिटेक्ट तो एफबीआर खुद करता है, ये डिटेक्ट कर लेते हैं लेकिन बाद में ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये डेस्क ऑडिट किया, जैसे मैंने अभी बोला कि जो इनके रिटर्न्स इन्होंने सबमिट करवाए टैक्स पेयर्स ने, उसका जब ऑडिट उन्होंने किया तो पता चला कि जिस कैटेगरी के अगेंस्ट, कॉटन जिनी के अगेंस्ट उन्होंने रिफंड या एडजस्टमेंट क्लेम की है उनका उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो कोई और कारोबार करते हैं, वो टेक्सटाइल के बिजनेस से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं। वन होगा क्या, अब होना या ना होने की क्या बात है, इन्होंने 24 जुलाई को खत लिख दिया एफबीआर ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को कि आपकी जुरिस्डिक्शन में ये फ्रॉड हुआ है,
तो आप फ्रॉड्स जो जिन्होंने फ्रॉड किया उनके अगेंस्ट आप FIRs करें, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें अपना उन्होंने जिक्र कहीं नहीं किया कि हमारा भी बंदा इन्वॉल्व हो सकता है। वो कह रहे हैं मतलब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एडजस्टमेंट करवाई है उनसे पैसा उनसे वापस करें, उनसे तो करें। क्या इसके अंदर जो FBR के अफसरान हैं उनकी मिली भगत शामिल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये तो उनके जब- खिलाफ इंक्वायरी मतलब ये सोए होते हैं सिस्टम्स के अंदर के अलर्ट, इनके चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लगे होते कि जो $40 करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक के लिए लिया था, ये सिर्फ गाड़ियां खरीदने के लिए लिया इन लोगों ने, इसका कोई और मकसद नहीं है। 4 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं जो FBR का ऑब्सोलीट सिस्टम है। मैंने वो खबर ब्रेक की थी कि इनका सिस्टम ही हैक हो गया, इनका पता नहीं कितने हफ्ते इनका सिस्टम ही नहीं चल सका। ये जो चेयरमैन FBR अभी रिटायर हुए हैं, ये उस वक्त भी चेयरमैन FBR थे जब इनका सिस्टम हैक हुआ, तो इनको फारिग इसी वजह से किया गया था, सिस्टम की हैकिंग की वजह से। ये गवर्नमेंट आई, ये उनको वापस लिया है और उनकी नाक के नीचे ये चीजें सारी हो रही थी। उनको एक बड़े अच्छे तरीके से फेयरवेल कर दे के रुखसत कर दिया गया। नाज़रीन 3-4 मैं बड़ी चीजें बताई, तो उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नंबर 1, ये जो 53.3 अरब टू बी प्रिसाइज का जो फ्रॉड हुआ है, जो FBR का अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि प्राइमा फेसाई ये इनएडमिसिबल उनकी ये एडजस्टमेंट्स हुई हैं, मतलब ये इन अ वे फ्रॉड है। उसमें सिर्फ कराची की हदूद में 29 अरब रुपए वहां पे ये एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, जो पूरी फ्रॉड की जो रकम है उसका 54% बनता है। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में कुछ 676 मिलियन रुपया है। फैसलाबाद में भी कोई 800 मिलियन रुपए से कुछ कम है। जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्वेटा में, जहां पे शायद मुझे नहीं पता, मे बी वहां पे कोई जिनिंग फैक्ट्रीज हो या ना हो, क्वेटा की जुरिस्डिक्शन में 2.4 अरब रुपए की एडजस्टमेंट्स दी गई हैं अगेंस्ट कॉटन, जिनिंग और नॉन टेक्सटाइल सेक्टर को ये दी गई हैं। तो जब ये क्वेटा में हो रहा था, जब आपके सिस्टम में क्वेटा से वो कोई वहां से कोई चीज हो रही थी, उसकी जुरिस्डिक्शन में रिटर्न फाइल होकर ये क्लेम किए जा रहे थे, तो क्या FBR सोया हुआ था? तो क्या FBR कभी इन जो चीफ कमिश्नर्स हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये हुआ, क्या उनको सस्पेंड करेगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? मुझे तो कामरान इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। चलें इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ फॉरेन पॉलिसी के मामलात का, और क्या जो पाकिस्तान है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान किसी किस्म की मफाहमत करवाने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर आपसे ये शेयर कर दी कि क्या पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान किसी किस्म की मफाहमत करवाने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास करके वो जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो जंग के बावजूद या रूस की इन्वेजन के बावजूद जो यूक्रेन से ज़रई अजनास हैं वो दुनिया को बरामद की जा रही थी, लेकिन क्योंकि हाल ही में रूस ने उस मुआहदे से पुल आउट किया, फिर हमने देखा कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसमें पाकिस्तान से उन्होंने दरख्वास्त की कि वो इस इनिशिएटिव और इस डील को बहाल करवाने में अपना किरदार अदा करें। अब उसके बाद से खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने UN के सेक्रेटरी जनरल से बात की है, EU के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उनसे उनकी टेलीफोन पे बात हुई है, रूस के वज़ीर ख़ारजा से उनकी टेलीफोन पे बात हुई है, तुर्की जो अहम प्लेयर है इस सारी डील का उनसे वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, और इवन के US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ भी उनकी बात हुई है। और शहबाज, ये जो सारी बातचीत हो रही है, इंडिकेशन यही आ रही है कि शायद पाकिस्तान, शायद क्या यकीनन पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि इस डील को बहाल करवाया जाए। और उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि आपको पता है, कुछ नंबर्स अगर आपके साथ शेयर करें, यूक्रेन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो गंदम जो प्रोड्यूस होती है या मार्केट में जो शेयर है 10% जो है यूक्रेन उसका हिस्सा है। इसी तरह से 15% जो कॉर्न या जैसे मकई कहते हैं, 13% जो है बार्ले इनका एक हिस्सा है। और यूक्रेन इस लिहाज से, और माजी में अगर आपको याद हो कि जब गंदम की पाकिस्तान में शॉर्टेज रही तो हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते रहे हैं, और जब ये रशियन इन्वेजन शुरू हुई तो ये जो फूड प्राइसेस थी ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। लेकिन जब ये डील हुई तो उसके बाद गंदम की कीमत में दुनिया में 17% कमी हुई, कॉर्न की अगर आप बात करें उसमें 26% कमी हुई। लेकिन क्योंकि अब ये डील फिलहाल ख़त्म हो गई है तो दोबारा से इन प्राइसेस का ऊपर जाने का खदशा है। तो पाकिस्तान जो है उसको कंसर्न है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत भी आपको पता है कि अंडर स्ट्रेस है, और अगर ये डील बहाल नहीं होती तो फूड प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाती हैं तो उसका लामहला तौर पर पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मामलात जो हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान एटलीस्ट ये जो ब्लैक सी इनिशिएटिव है इसकी हद तक कोई मफाहमत हो जाए और ये जो डील है वो रिस्टोर हो जाए। देखिए कामरान, पाकिस्तान की हद तक कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस प्रीमेच्योर टू से, पर्टिकुलरली जब अब यूक्रेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान ने उस पर पोजीशन ली है,
और दूसरा जो रशिया है उसने इस चीज़ को रूल आउट किया है कि उस एग्रीमेंट को बहाल करेगा। इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, ये पिछले साल की बात है कि इस्तांबुल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 2 इनके मुआहदे हुए थे। एक तो ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव था जिसमें यूक्रेन से इन्होंने एक सेफ कॉरिडोर दे के उनको जो ग्रेन्स की कमोडिटीज़ की जो एक्सपोर्ट है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उसके ऊपर इन्होंने ये अलाउ किया था। और इसके बदले में रूस को ये इन्होंने किया था कि यूनाइटेड नेशन जो रूस की कुछ कमोडिटीज़ और ग्रेन है उसको भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो प्रमोट करेगा। अब जो मैंने इसके ऊपर रूस की जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी स्टेटमेंट देखी है, रूस ये कह रहा है, उसका इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि पिछले 1 साल में ये जो दोनों इनिशिएटिव्स थे इनके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया डिसअपॉइंटमेंट का किया है। उन्होंने कहा जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक इनिशिएटिव था ब्लैक सी वाला, उसको इन्होंने कमर्शियल में कन्वर्ट किया। अपनी इनोसेंस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए रशियन ये कह रहे हैं कि इस 1 साल के अरसा में हमने कोई 32.8 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो जो कार्गो है वो अलाउ किया, एक्सपोर्ट उसको होने की इजाजत दी, जो कि उसका जो 70% था। उसने कहा कि जो हायर इनकम कंट्रीज हैं, पर्पस उन्होंने कहा कुछ और था, बट 70% उस ग्रेन का, उस कार्गो का वो गया हायर इनकम कंट्रीज में। और दूसरा उनका जो हमारे वाला इनिशिएटिव था जिसके ऊपर हमें बेनिफिट होना था, उसमें सिर्फ 2 कार्गोज इन्होंने यूनाइटेड नेशन उसको किया और वो मलावी और एक और कंट्री में गए थे, वो शायद 54,000 मैट्रिक टन के थे। इनकी बॉटम लाइन ये है कि जो यूक्रेन से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं एट द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड और दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए, उसका जो बेनिफिट है वो यूक्रेन को नहीं जा रहा है। ये बड़ा ही एक इसमें जो नंबर एक चीज अगर मैं इसकी कंप्लीट कर लूं, वो कह रहे हैं कि ये जो 32.8 मिलियन मैट्रिक टन है इसमें 26.8 मिलियन मैट्रिक टन जो या 70% है हायर इनकम कंट्रीज, और उनका जो 3 बड़ी जो यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज हैं, मॉन्सेंटो है, कारगिल है और एक और है, जिन्होंने उनका 17 मिलियन हेक्टेयर जो है ना एग्रीकल्चर लैंड वहां पे ये कंपनीज ओन कर रही हैं और यूक्रेन के नाम पर ये कंपनीज इसका बेनिफिट। अच्छा, इसमें जो नंबर है ना, अब इसके अंदर भी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि नियरली 33 मिलियन टन्स इस डील के तहत इन्होंने एक्सपोर्ट किया है और 45 कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट हुई हैं, 1000 कोई शिप्स बनती हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये यूरोपियन कमीशन का नंबर है, कोई 7,25,000 टन जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो खास करके अफगानिस्तान को गया है, इथियोपिया, कीनिया, सूडान, सोमालिया, यमन और इवन जो ये इनको गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इफेक्ट होने का खतरा है। अब इसके अंदर एक और जो रशिया की आपने 7 लाख हो गया ना, हाँ, तो वो ठीक है, वो अब वो इसका मतलब है कि जो रशियन नंबर है वो ठीक है, वो 70% गया हायर इनकम कंट्रीज को। बिल्कुल। अब उसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं जो रशिया का अभी ये आप कह रहे हैं कि वो रूल आउट कर रहे हैं, रूल आउट वो नहीं कर रहे, वो नए अपने मुतालबात रख रहे हैं। मसलन जो 2-3 चीजें उन्होंने रखी हैं, एक तो उनका जो एग्रीकल्चरल बैंक है उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो कहते हैं कि उसको आप लिफ्ट करें। दूसरा जो एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है वो जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां लिफ्ट करें। मतलब वो ये कहते हैं कि हम इस डील के बदले जो रशियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेस्ट ने और यूएन ने पाबंदियां लगा रखती हैं उसको आप लिफ्ट करें। अब ये एक कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका और जो मगरब है वो नहीं चाहते, उनका ख्याल है कि अगर हम इस तरीके से रूस को अलाउ करेंगे, उन पर पाबंदियां ख़त्म कर देंगे तो उनको मौका मिलेगा कि वो यूक्रेन के खिलाफ जो इन्वेजन है उसको फंड करेंगे। तो ये एक डेलिकेट सी सिचुएशन है और अगर वो डील बहाल नहीं होती तो यकीनी तौर पर आपने कहा कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी फायदा पहुंच रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी जा रही थी अफगानिस्तान, सूडान या बाकी मुल्कों को, तो वो भी मुतासर होने का खतरा है और एट द एंड इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ सकती हैं। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो आएगा, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है ना। मतलब व्हाट आई वाज टेलिंग, इट वाज द अदर साइड ऑफ द व्यू कि जी उनका ये ख्याल है कि उन मौके पे कि अगर 2 मुआहदे आपने किए हैं इस्तांबुल में, एक की आप बात करते हैं और दूसरे की नहीं। तो ऑब्वियसली रशियंस आर हार्ड नेगोशिएटर्स, वो ऐसा तो नहीं है कि एक वॉर की सिचुएशन वो अलाउ करेंगे। तो खैर यहाँ पे ब्रेक लेने से पहले एक और चीज के जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ वज़ीर ख़ारजा की बात हुई, उसमें यूक्रेन वाले मामले पर भी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर भी बात हुई। उसमें जो एक सिग्निफिकेंट जो पहलू था स्टेटमेंट जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया और फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट है उसमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है और इन फ्यूचर
यही जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये डिटर्मिन करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया जा रहा है कि अमेरिका जो है या मौजूदा जो इंतजामिया है वो पाकिस्तान में किसी भी तरह का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी डीरेलमेंट नहीं चाहती, मतलब चाहती है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं वो वक्त के ऊपर हों। और दूसरा शायद ये भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैक डाउन है उसके हवाले से भी शायद जो अमेरिका है उनको कंसर्न्स हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे और वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान माशी मुश्किलात से दो चार है, दूसरी तरफ जो अफसरों को नवाजने की जो रविश है इस हुकूमत की वो जारी है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के जो माशी मुश्किलात हैं हमारे सामने हैं, कर्जों के बोझ तले हम दबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जो नवाजिशें हैं अफसरों के ऊपर वो जारी हैं। तो शहबाज, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है कि कैसे उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी 2 अरब 33 करोड़ की नई गाड़ियां अफसरों के लिए उन्होंने खरीदने का फैसला किया है। और अब हुकूमत ने जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने भी कोई हैरान कुन फैसला किया है। तो ये क्या फैसला है? देखो कामरान, पहले तो पंजाब की बात कर लेते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि वो इस फैसले को रिव्यू करे, तो बजाय वो रिव्यू करने के उल्टा वो उन्होंने कुछ हमारे लिए सवालात खड़े कर दिए। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के मोहसिन नकवी साहब उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ब्लेंडेंटली डिफेंड किया। नाज़रीन, पहले ये सुन लेते हैं, ये क्लिप आपने पहले भी देखा होगा, बट जस्ट टू मेक इट रेलिवेंट आप सुनते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा जब सहाफ़ियों ने इनसे सवाल किया कि आप ये गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हैं इन हालात। आप लोग चाहते हैं कि ये अफसरान जो है ना ऊबर में बैठ के आए, आप इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये करप्शन करो, चाहे AC लेवल पे चाहे DC लेवल पे, गाड़ी का बंदोबस्त खुद करो, खुद पैसे भरो, हम ना आपको गाड़ी देंगे ना पैसे देंगे ना कुछ देंगे, खुद सारा कुछ करो। अगर ये चाहते हैं कि सारे ठीक है कि वो पैसे कमाएं और 2 नंबर काम करें, फिर ठीक है ना दो गाड़ी। कई ऑफिसर्स का उन्होंने बताया जिनके पास ना कोई गाड़ी है ना कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है और वो 6-6 महीने से काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है ऑफिसर्स के साथ। आप उनको फील्ड में लगा भी रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, गाड़ी का भी बंदोबस्त खुद करो, अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद करो, तो आप करप्शन की जड़ को खुद शुरू करें। हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में इतने पैसे होते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना वो फरमा रहे हैं कि जी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं या जो अफसरान हैं उनके पास गाड़ियां नहीं है तो क्या ऊबर यूज करें। मेरे लिए कामरान ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी। अगर एक ऑफिसर की इंटाइटलमेंट है गाड़ी की और वो भी गाड़ी की नहीं होती, उसका अलाउंस उसको मिलता है, तो आप गाड़ी यूज कीजिए। और जो आपकी ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए गाड़ियां होती है वो तो आपकी सेपरेट होती हैं, पूल की गाड़ियां होती हैं। ये 1600 सीसी की एल्टिस गाड़ी किस ऑपरेशन में यूज होती है? ये 1600 सीसी ही क्यों है? ये 4x4 वाली जो गाड़ी है वो क्यों है? ये यारिस गाड़ी है क्यों? इसकी स्पेसिफिकेशन 1300 सीसी की क्यों है? ये 1000 सीसी गाड़ी क्यों नहीं है? एक चीज। दूसरा, उन्होंने अपने इसमें व्यू में कहा कि जो आप सहाफी हैं, आप फील्ड में कैसे काम करेंगे जाके जब आपको गाड़ी नहीं मिलेगी? हमें तो गाड़ी नहीं मिलती, मेरी गाड़ी की इंटाइटलमेंट नहीं है। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं पिछले 17 साल से, हमें एक फ्यूल अलाउंस मिलता है। देखें, ये सवाल बनता ही नहीं है। अगर वो कह भी रहे हैं मैं गाड़ी में जाऊं या जहाज में जाऊं, मैं तो कोई सरकार के उस पर तो नहीं दे रहा, हम तो टैक्स पेयर। तो वो जो मेरा इदारा है अगर मुझे गाड़ी देता है और मैं परफॉर्म करता हूं, यहाँ पे बात हो रही है टैक्स पेयर्स की मनी से। अगर तो आप अपनी जेब से गाड़ी खरीदते हैं, या तो रूल चेंज कर दें, रूल चेंज करके आप ग्रेड 17, 18, 19 को इंटाइटलमेंट कर दें उसकी। बिल्कुल ठीक, हम नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? हम ये सवाल तो उठा सकते हैं, चले वो तो कर लिया। हम तो तवक्को कर रहे थे कि शायद वफाकी गवर्नमेंट इंटरवीन करे, उन्होंने इधर तो माशाल्लाह नैले पे दैला है। देखिए, यहाँ पे ऑस्टेरिटी पॉलिसी भी चल रही है वफाक में और गाड़ियां जो हैं उनकी खरीदारी के ऊपर भी बैन है। लेकिन इसके बावजूद जो ऑडिटर जनरल फॉर पाकिस्तान है उनकी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस थी कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उसका मिस यूज बहुत हो रहा है। और एक चीज, उनके जो प्राइवेट यूज में लोग लेके जाते हैं और उसको पे नहीं करते, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो एक समरी जाती है इस हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास, जिसकी वो मंजूरी देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये 1980 के रूल्स हैं जो ऑफिशियल कार्स का प्राइवेट यूज है उसके लिए। अच्छा, ये इनको एक नॉमिनल एक फी चार्ज करते हैं या एक रेंट चार्ज करते हैं सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के। इसके जो रेट्स रिवाइज हुए थे लास्ट टाइम वो 2009 में होते। आपको याद है 2009 में कितने का फ्यूल होगा? 60-70 रुपए फी लीटर था, मुझे अब याद नहीं, इतना ही आइडियली 50 से 60 रुपए फी लीटर था उस वक्त। अगर एक सरकारी अफसर अपने जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी इस्तेमाल करता है, अब रिकवर होती है अमाउंट या नहीं, तो उसको 3 रुपए फी किलोमीटर उसको पे करना था। यहां से अगर हम मिसाल ले लें, इस्लामाबाद से लाहौर का
जो डिस्टेंस है तकरीबन 380 किलोमीटर ले लेते हैं एक साइड का। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, अब रेट्स भी रिवाइज हो गए, मुल्क के अंदर महंगाई हो गई है, तेल महंगा, उनके रेट्स जो हैं वो हम इनके भी जो पर किलोमीटर यूजेज के जो रेट्स हैं वो रिवाइज करते हैं। तो कामरान, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने वो सेविंग की बात करते हैं, ऑस्टेरिटी की, उन्होंने जो गाड़ी है उसके इस्तेमाल का जो पहले एग्जिस्टिंग रेट था 3 रुपए फी किलोमीटर, उसको बढ़ाकर उन्होंने 6 रुपए फी किलोमीटर कर दिया। अब मिसाल ले लेते हैं हम लाहौर की। लाहौर इस्लामाबाद का जो राउंड ट्रिप है, एक जो सरकारी अफसर का है वो उसको कितने का पड़ेगा? 4,600 रुपए में, जबकि एक साइड का फ्यूल का खर्चा इतना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, उसकी हर तरह की उसकी वेयर एंड टियर है, उसका अल्लाह अगर एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसको जो पर किलोमीटर उसको पे करना है वो 6 रुपए, और वो लाहौर से इस्लामाबाद आएगा, इस्लामाबाद से वापस लाहौर जाएगा, टोटल जो उसको बिल पे करना पड़ेगा 4,600। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि कितना ये जुल्म है जो प्राइवेट इस वक्त रेट चल रहा है। मई में 2 महीने पहले की बात है, जब मैं इंडिया गया था तो वहां पर मैं यहाँ से प्राइवेट गाड़ी में गया था, कार में। आपको पता है कि वन साइड मतलब फ्यूल वगैरह उनका था 18,000 रुपए, तो 36,000, 18,000 रुपए, तो राउंड ट्रिप आप 36,000 रुपए, और यहाँ पे 4,600 रुपए इमेजिन करें। ठीक है, और ये भी और देते इसका हैं, नहीं मतलब देते हमें वो नहीं जो पता। ऊपर जो डिफरेंस है या जो भी फ्यूल का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये कौन सा निजाम चल रहा है? एक थोड़ी सा हमने क्लैरिफाई करने, प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में हमने बात की थी जो एफबीआर की नाज़रीन गाड़ियों वाली के जो 155 गाड़ियों की एक परमिशन दी गई एफबीआर को, ये कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है 155 गाड़ियां खरीदने का, वो और फेज मैनर में दिए गए। पहली फेज जो है उसमें 30 गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी गई है, सब्जेक्ट टू एक एनओसी मिलेगा, प्लानिंग मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री से, लेकिन इनको ये 30 गाड़ियां पहली फेज में खरीदने की इजाजत दी गई है, और बाकी जो गाड़ियां हैं वो दूसरी फेज में आउट ऑफ जो 155 गाड़ियां खरीदनी है। और ये जो हमें बताया गया कि ये जो गाड़ियां खरीदी जाएंगी ये जून 2024 के बाद खरीदी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑस्टेरिटी के तहत एक बैन लगाया हुआ है। परल गाड़ियां तो कामरान फिर भी खरीदी जाएंगी। वक्त हमारे पास कम है, एक जाते हुए एक और चीज जो अफसरशाही की बात करें, देखें सरकारी मुलाजमीन की बात हो रही थी, जो तनख्वाहदार तबके की बात हो रही थी, सरकारी मुलाजमीन को फिर कहीं ना कहीं से कोई फैसिलिटीज होती है। मसलन ये मेरे पास एक बिल है मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का, और ये वापटा के एक मुलाजिम है, इसी महीने जुलाई का उनका बिजली का बिल है। तो ये देखें हो क्या रहा है। मसलन ये जो यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं 1248, जो बिल इनका टोटल बनता है, जो कैलकुलेशन यहाँ पे मौजूद है 57,702 रुपए। ठीक है जी, ये बिल बनता है इनका। और मजे की बात है जो बिल एक्चुअली इन वापरा के मुलाजिम ने अदा करना है वो है 706 रुपए। इमेजिन करें 1248 रुपए, 1248 यूनिटें जनी है, एक्चुअल बिल 57,702 रुपए है, लेकिन जो बिल इन बेचारे सरकारी जो वापटा के मुलाजिम है इनको अदा करना है वो सिर्फ 706 रुपए है। तो ये 706 रुपए भी इनसे आप बिल क्यों ले रहे हैं वो भी आप माफ कर देते। इस तरह से जब आप लूट मार करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो फिर आई थिंक अवाम का गिला तो बनता है। तो इस तरह की मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, आज के द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।